नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। पंचकुला से बड़ी खबर, आदमपुर उपचुनाव पर अहम बैठक जारी। सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। प्रदेश के दिग्गज नेता बैठक में शामिल। आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम पर मंथन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से, जहां सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो वहीं एक अहम बैठक जारी है। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव पर यह बैठक की जा रही है। साथ ही प्रदेश के दिग्गज नेता भी बैठक में शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रत्याशी के नाम पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। तो आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। तो वहीं प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी पंचकुला से आपको बता दें। जो आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम पर मंथन जारी है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर जल्द ही नामांकन भी होने और ऐसे में अब तमाम पार्टियां भी अपने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही हैं। तो वहीं पंचकुला में भी सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रही है और जहां आदमपुर उपचुनाव में प्रत्याशी के नाम पर मंथन जारी है। ऐसे में तमाम पार्टियां भी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव में किसके नाम पर बीजेपी दाव खेलती है, ये भी इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा। हालांकि अब तक कुलदीप बिश्नोई का नाम जो है वो लगातार सामने आ रहा है। लेकिन इस बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी किसको मैदान में उतारती है। तो पंचकुला से यह बड़ी खबर आपको बता दें। जो आदमपुर उपचुनाव को लेकर अहम बैठक जारी है। तो वहीं इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं। साथ ही तमाम दिग्गज भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वर्णजीत बाबा ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, जो आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो बैठक जारी है वो कब तक होने वाली है और कब तक जो है प्रत्याशी का नाम सामने आ सकता है? देखिए जागृति, लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है इस बैठक को शुरू हुए और मुख्यमंत्री स्वयं यहां पर मौजूद हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी उनके साथ हैं और कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद है। यहां तक कि कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी भी यहां पर मौजूद हैं और बहुत जल्द जो है आदमपुर के प्रत्याशी का नाम, जो सूत्र बता रहे हैं उसका नाम जो है अभी सार्वजनिक होने वाला है। और एक और बात जागृति बताना चाहूंगा, पंचायती चुनाव को लेकर भी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। जैसा कि आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि हमारी तैयारियां संपूर्ण हो चुकी हैं पंचायती चुनाव को लेकर, अब केवल चुनाव आयोग का इंतजार है। और सूत्र जो बता रहे हैं कल चुनाव आयोग इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी सकता है। कल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है पंचायती चुनाव को लेकर जागृति। जी बिल्कुल। और जिस तरह से पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के भी जो है लगातार आगे तारीखें बढ़ाई जा रही है, आखिर किस दिन तक जो है पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? देखिए जागृति, कल जो हमारे हर खबर के सूत्र हैं उनसे जो जानकारी हमने इकट्ठा की है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है चुनाव आयोग और कल ही पंचायत के चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो होना संभव है। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो उपचुनाव आदमपुर का होना है उससे पहले जो है तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन उसे टाल दिया गया और यही कारण है लगातार मौजूदा सरकार से, खासतौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार क्यों चुनाव आयोग जो है ये टाल रहा है और पहले सरकार पर भी आरोप लगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग के कार्य में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते और ये उन्हीं का मामला है, वो ही बताएंगे। और दूसरी बात, कल संभव है कि कल तारीखों का ऐलान जागृति हो जाए और कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है दोपहर 1 बजे। जी बिल्कुल स्पंजित। हालांकि अभी तक जो है बैठक खत्म नहीं हुई और बैठक के बाद ही जो है नाम भी सार्वजनिक हो पाएगा कि आखिर किस प्रत्याशी को बीजेपी मैदान में उतारे। लेकिन फिर भी ये जानना चाहेंगे कि क्या किसके नाम पर जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि किसको इस बार बीजेपी जो है मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी तक जो है कुलदीप बिश्नोई का नाम तो सामने आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और कौन से अन्य नाम है जिस पर बीजेपी मंथन कर रही है? जागृति, जिस प्रकार से पहले भी इस पर चर्चा हुई है और मैं बताना चाहूंगा इस समय कुलदीप बिश्नोई का नाम भी सबसे आगे, लेकिन
सोनाली फोगाट के भाई के परिवार को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सोनाली फोगाट भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी। 2019 में सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई ने आमने सामने होकर के चुनाव लड़ा था और कुलदीप बिश्नोई ने बाजी मारी थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई उस समय 2019 में कांग्रेस में थे और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में है। और सोनाली फोगाट भी भारतीय जनता पार्टी में थी, उन्होंने तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उनके परिवार में से भी ये आवाज उठ रही है, उनकी बहन जो है वो मिसेस पुनिया, वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो अब ये इसी पर माथापच्ची जो है भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। हो सकता है, संभवतः जो हो सकता है जागृति की सोनाली फोगाट के परिवार को भी टिकट मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि ये पहले ही चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हारी थी 2019 में, कांग्रेस के खेमे में ये जीत दर्ज हुई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने खेमे में ये जीत दर्ज करना चाहेगी और जिसका पलड़ा भारी होगा जागृति, टिकट उसे ही मिलेगा। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, हालांकि जब कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की सदस्यता ली थी तब उन्होंने कहा था कि वो केंद्र की और राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारना चाहते थे और जिस वजह से वो जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो क्या भव्य बिश्नोई भी मैदान में उतर सकते हैं? और इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी वहां पर इनेलो और आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, किसके बीच में ये जंग जो है वो अहम मानी जा रही है? देखिए, इस समय पहले हम बात कर लेते हैं कुलदीप बिश्नोई के सपुत्र जो भव्य बिश्नोई की हम बात कर रहे हैं जागृति, क्योंकि लगातार पहले भी हमने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती आई है, तो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर भी ये सवालिया निशान उठे कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार में से ही दोबारा एक टिकट दी गई है उन्हीं के सपुत्र को। तो कहीं ना कहीं अगर कुलदीप बिश्नोई के अलावा टिकट देने की बात निकलती है, अगर देने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के परिवार का पलड़ा ज्यादा भारी होगा, कुलदीप बिश्नोई के परिवार से ज्यादा। हो सकता है कि फिर सोनाली फोगाट के परिवार वालों को टिकट दे दी जाए एक बार फिर, जैसा कि सोनाली फोगाट 2019 में चुनाव लड़ी थी। और बात रही, आपने कहा कि इस समय मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हमें जो सूत्र बता रहे हैं जागृति, जो हमने सूत्रों के हवाले से जानकारी इकट्ठे की और ग्राउंड जीरो की मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, और जिस प्रकार से हमारी सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी चर्चा हुई थी, और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी ना भी उतारे, इंडियन नेशनल लोकदल जरूर अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो मुकाबला जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में खास तौर पर आदमपुर सीट उपचुनाव पर नजर आएगा जागृति। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हालांकि बीजेपी और कांग्रेस तो दावा कर रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि फिर से जो है वहां पर कांग्रेस ही वापसी करेगी, बीजेपी का कहना है कि जो है कुलदीप बिश्नोई को जनता ने चुना था और कुलदीप बिश्नोई तो अब बीजेपी में है। लेकिन अगर बात की जाए वापसी की, तो कहीं ना कहीं अगर हम एग्जाम्पल ले इलाहाबाद के चुनाव का, तो वहां पे भी जब उपचुनाव हुए थे तो वापस कांग्रेस ही आई थी। ऐसे में क्या इस बार आदमपुर के उपचुनाव में भी कांग्रेस की वापसी हो सकती है? देखिए, बहुत ज्यादा चांसेस कांग्रेस के भी बन सकते हैं, क्योंकि देखिए कुलदीप बिश्नोई, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो आदमपुर सीट है वो भजन लाल के समय से ही, या यूं कहें कुलदीप बिश्नोई के परिवार को ही लगातार उन्हीं के परिवार में विधायक चुन करके विधानसभा पहुंचते आए हैं, और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के परिवार को ज्यादा फायदा जो है आदमपुर सीट से मिलता है, पहले भी कई उदाहरण है। लेकिन जागृति अगर बात की जाए कि कांग्रेस रिटेन कर पाएगी सीट को, तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये सामने आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, बहुत से ऐसे समर्थक आदमपुर से खास तौर पर जो राब्ता रखते हैं, वो पिछले सप्ताह वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, जो कि कुलदीप बिश्नोई के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उन्होंने घर वापसी की है। तो बिल्कुल ठीक ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो कांग्रेस की झोली में ये सीट है और कांग्रेस किसी भी हाल में इस सीट को फिसलने नहीं देगी, उसे रिटेन जरूर करेगी। तो यही कारण है
कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय टक्कर में नजर आ रहे हैं जागृति। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते जहां फरीदाबाद दौरे पर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा जनता एक बार फिर देश में बीजेपी लाएगी और कांग्रेस की लुटिया डुबाएगी। सीएम मनोहर लाल की तारीफ की और कहा कि इस सरकार में विकास हुआ है जिस पर लोग वोट करेंगे। आदमपुर उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी जीत होगी। साथ ही एक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने 5107 छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रही जहां केंद्रीय राज्य मंत्री फरीदाबाद दौरे पर रहे तो वहीं उन्होंने वहां पर छात्राओं को टैबलेट वितरित किया और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। यहाँ सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 2020 में घोषित की कि देश के छात्रों को अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है और जिस विषय में उनकी रुचि है उस तरह की शिक्षा उसको उपलब्ध कराई जाए। और अब समय बदल रहा है, अब वो बस्ते का समय नहीं रहा। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव पर बैठक बीते दिन हुई थी चंडीगढ़ में। बैठक में उपचुनाव के लिए किया गया मंथन। 5 सदस्य कमेटी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने कोई कमेटी नहीं बनाई है। वहीं जंगल सफारी पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान देते हुए कहा कि सरकार ने 8 सालों में कुछ नहीं किया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां आदमपुर उपचुनाव को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह की कोई कमेटी नहीं बनाई है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान देते हुए कहा है कि बीते दिन चंडीगढ़ में बैठक हुई थी
बैठक में उपचुनाव के लिए मंथन किया गया। हालांकि 5 सदस्यीय कमेटी को लेकर के भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि किसी तरह की कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। वहीं जंगल सफारी पर भी बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 8 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया। कल हमारी बैठक है और कल तो हम जो है किसकी किस गांव में ड्यूटी है, कौन ऑब्जर्वर हैं, ये फैसला पार्टी करेगी और 4 नहीं कोई हाईकमांड का काम हो रहा है, लेकिन अभी चर्चा करेंगे। क्या प्रत्याशी चुनाव 2 साल पहले होने चाहिए थे, 2 साल तक चुनाव ना करा के सारे गांवों का जो विकास ठप कर दिया इस सरकार ने। ये सरकार न किसान की है, न मजदूर की है, न व्यापारी की है, न कर्मचारी की है। ये सरकार तो जो है बिल्कुल फेल सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। देखते हैं ये बातें तो मतलब बहुत चाइना का फलाना आ रहा है, फलाने से यहाँ आ रहा है। अब तक तो 8 साल में तो कुछ हुआ नहीं। रुक कर लेते बड़ी खबर का। सोनीपत से बड़ी खबर, हत्या की वारदातों पर नहीं लग रही लगाम। आदर्श नगर में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई है। आपसी विवाद में दबंगों ने हमला किया और जिसके बाद दोनों युवकों को नाले के पास फेंककर आरोपी फरार हो गए। तो वही पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया है। साथ ही साथ घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेक्टर 27 थाना पुलिस का कि पूरा मामला आपको बता रहे। तो वही पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर सोनीपत से आपको बता रहे, जहां हत्या की वारदातों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आपसी विवादों में दबंगों ने युवकों पर हमला किया और जिसके बाद युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। तो सोनीपत से ये बड़ी खबर, हत्या की वारदातों पर नहीं लग रहा लगाम। आदर्श नगर में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। आपसी विवाद में दबंगों ने किया हमला, दोनों युवकों को नाले के पास फेंककर आरोपी फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही साथ घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से। तो वही थाना सेक्टर 27 की पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आदर्श नगर का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां पर कुछ दबंगों ने आपसी विवाद में 2 युवकों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तो वहीं एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या भी कर दी गई है। हालांकि एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। सोनीपत में आपराधिक वारदातों पर लगाम नहीं लग रहा है। आए दिन आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में अब ताजा मामला आदर्श नगर से आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने आपसी विवाद में युवकों पर हमला कर दिया, जिसके बाद एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या भी कर दी गई है। तो वहीं दोनों युवकों को घायल कर नाले के पास फेंक दिया गया, जिसके बाद एक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं दूसरे का इलाज अस्पताल में जारी है। बड़े भाई है और उनके दोस्त के घर वाली मेरे को फोन किया 12 बजे के आसपास, तेरा भाई डेथ हो गया और आ जा तू, मेरा भी घर वाले को चोट लगा है, वहाँ पे रोड़ा हो गया। इसने फोन किया था आजा रोड़ा हो रहा है, वो आया तो बस उसको भी चोट लगा, ये तो खत्म ही हो गया। फिर मेरे को 12 बजे फोन आया तो मैं आया तो देख रहा हूँ ऐसे यहाँ पे। पहले भी कई बार हो चुका था किसी के साथ में, लोग जैसे कि छिन्ना छुट्टी भी हो चुकी थी उसके साथ में कई बार। तो वो चले गया, तो वहाँ पे जाने के बाद में तो उसके बारे में पता नहीं कैसे क्या बात हुई थी। ये तो फिर जैसे कि उसके 10-15 मिनट 20 मिनट बाद में भाभी ने कॉल की तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था भाई का। तो वो फिर बच्चों को लोग वो पहुँच गई, बच्चों को छोड़ के घर पे वो वहीं तो पहुँच गई। तो देखा तो एक तो जैसे जो कृष्णा था वो उसको साइड में एक साइड में पड़ा था और ये जो रिंकू मेरा भाई है ये भी अपना एक साइड में बेसुध था। सोनीपत से खबर आपको बता रहे, जहां आपसी विवाद में दबंगों ने हमला किया। तो वहीं इस वारदात में एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या की गई है। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये ताजा मामला सोनीपत के आदर्श नगर का आपको बता रहे हैं, जहां पर
आपसी विवाद में दबंगों ने कुल्हाड़ी से काटकर एक युवक की हत्या को अंजाम दिया है, तो वहीं एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में जंगल सफारी बनाया जाएगा। सीएम ने कहा है, पहले दुबई दौरे का मकसद 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाना है। हमारी कोशिश होगी भी इस सफारी में ला सके। दिल्ली के पास होने के कारण यहां पर पर्यटन बढ़ेगा, आसपास के लोगों को होम स्टे पॉलिसी का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार से भी हमें फॉरेस्ट एरिया स्थापित करने के लिए सहायता मिलेगी। अरावली फाउंडेशन बनाकर उसके तहत ये सभी कार्य किए जाएंगे। दूसरा दौरा गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ग्लोबल सिटी के निर्माण के लिए रहा, साथ ही लगभग 1 लाख करोड़ का इसमें निवेश होगा। 13 कंपनियों के साथ हमारी बैठक हुई है। तो चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां पर सीएम ने अपने दुबई दौरे के बारे में जानकारी भी दी। वहीं बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां सीएम मनोहर लाल ने फसल खरीद पर जानकारी दी। 11 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद अब तक की जा चुकी है। अब तक 16,000 मैट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई है, तो वहीं मंडियों में फसलों की खरीद सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। खराब फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई गई, ये भी सीएम ने कहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि फल क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है, तो किसान अपनी खराब फसल की जानकारी इस पोर्टल पर दे सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे, जो सीएम मनोहर लाल ने फसल खरीद पर बयान दिया है। वहीं मंडियों में फसलों की खरीद सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। साथ ही सीएम ने कहा कि फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी किसान जानकारी दे सकते हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम खबर। वहीं 11 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद अब तक की जा चुकी है। साथ ही 16,000 मैट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई है। मंडियों में फसलों की खरीद सुचारू रूप से शुरू हो गई है, तो फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर किसान अपनी खराब फसलों की जानकारी भी दे सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां फसल खरीद को लेकर सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 11 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की गई है। साथ ही अब तक 16,000 मैट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई है। वहीं मंडियों में फसलों की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है, जहां पर किसान अपनी खराब हुई फसलों की जानकारी भी दे सकते हैं। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।